दोस्तों, आज हम उस मूवी की बात करेंगे जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी और सुपर हीरो मूवीज के रुख को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क से, जो एक जीनियस, बिलियनर और दुनिया का सबसे बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर है। टोनी को किसी की परवाह नहीं, वो अपनी जिंदगी मजे में जी रहा है, यानी कि प्लेबॉय लाइफस्टाइल। लेकिन उसकी किस्मत तब पलटी जब वो अफगानिस्तान में अपनी नई मिसाइल जेरिको का डेमो देने जाता है। वहां अचानक एक टेररिस्ट ग्रुप यानी कि द 10 रिंग्स उनके काफिले पर हमला कर देता है। टोनी अपनी ही बनाई हुई मिसाइल के धमाके से जख्मी हो जाता है और उसके सीने में श्रैपनल यानी कि बॉम्ब के टुकड़े घुस जाते हैं। टोनी जब होश में आता है तो वो एक अंधेरी गुफा में होता है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर यिनसेन से होती है, जिसने टोनी के सीने में एक कार बैटरी से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया है ताकि वो टुकड़े उसके दिल तक ना पहुंचे। टेररिस्ट्स टोनी को मजबूर करते हैं कि वो उनके लिए वही पुरानी जेरिको मिसाइल बनाए, लेकिन टोनी जानता है कि वो लोग उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ टोनी अपने दिमाग का असली इस्तेमाल करता है। वो मिसाइल बनाने के बजाय छुपकर एक नया ऊर्जा का स्रोत बनाता है, यानी कि द आर्क रिएक्टर। ये छोटा सा रिएक्टर न सिर्फ उसकी जान बचाता है, बल्कि उसे इतनी पावर देता है कि वो गुफा के अंदर रखे कचरे और पुराने हथियारों से एक लोहे का सूट तैयार करता है, यानी कि द मार्क 1 सूट। जंग शुरू होती है। डॉक्टर यिनसेन अपनी जान दे देता है ताकि टोनी को सूट स्टार्ट करने का वक्त मिल सके। टोनी गुस्से में पूरे टेररिस्ट कैंप को तबाह कर देता है और अपने सूट के जरिए वहां से उड़कर निकल जाता है। जब वो वापस अमेरिका आता है तो वो पहले वाला टोनी नहीं रहता। उसे एहसास होता है कि उसकी बनाई हुई चीजें मासूमों की जान ले रही हैं। वो अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी कंपनी का वेपन डिवीजन बंद करने का ऐलान करता है, यानी कि द चेंज ऑफ हार्ट। टोनी का पार्टनर ओबेडाया स्टेन इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि वो छुपकर उन्हीं टेररिस्ट्स को वेपन्स बेच रहा था। टोनी अब अपने नए मिशन में लग जाता है। वो अपने लैब में दिन रात एक करके मार्क 1 सूट को बेहतर बनाता है। हम देखते हैं वो आइकॉनिक सीन्स जहां टोनी उड़ना सीखता है, गिरता है और आखिरकार एक चमचमाता हुआ लाल और सुनहरा सूट तैयार करता है, यानी कि द मार्क 3 सूट। वो अफगानिस्तान वापस जाता है, उन मासूमों को बचाने जिन पर उसके पुराने वेपन से हमला हो रहा था। वो एक ही झटके में टेररिस्ट्स को ढेर कर देता है और साबित करता है कि अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहा, लेकिन असली दुश्मन तो उसके घर के अंदर था। ओबेडाया स्टेन टोनी का आर्क रिएक्टर चुरा लेता है ताकि वो अपना विशाल सूट चला सके, यानी कि द आयरन मॉन्गर। टोनी बिना किसी पावर के अपने पुराने कमजोर रिएक्टर की मदद से ओबेडाया से लड़ने निकलता है। स्टार्क इंडस्ट्रीज की छत पर एक भयंकर लड़ाई होती है। टोनी कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स की मदद से वो पूरे बिल्डिंग के रिएक्टर को ब्लास्ट कर देता है, जिससे ओबेडाया मारा जाता है। मूवी के अंत में दुनिया टोनी से पूछती है कि वो आयरन मैन कौन है। टोनी सब कुछ छुपाने के बजाय ढिठाई से कहता है, आई एम आयरन मैन। और दोस्तों, पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मिलते हैं निक फ्यूरी, जो टोनी को पहली बार बताते हैं कि वो अकेला सुपर हीरो नहीं है, क्योंकि अब वक्त है अवेंजर्स का। दोस्तों, आयरन मैन 1 की कामयाबी के बाद जब टोनी ने पूरी दुनिया के सामने कहा था आई एम आयरन मैन, तो उसे लगा था कि जिंदगी अब आसान हो जाएगी। लेकिन आयरन मैन 2 हमें बताती है कि मशहूर होने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है रशिया के एक बेहद गरीब और बर्फबारी इलाके से। वहां एक पुराने कमरे में एंटन वैन को दम तोड़ रहा है। एंटन वही शख्स है जिसने टोनी के बाप हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर पहला आर्क रिएक्टर बनाया था। एंटन का बेटा इवान वैन को अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर टूट जाता है, लेकिन उसके दिल में टोनी स्टार्क के लिए नफरत की आग भड़क उठी है। वो मानता है कि स्टार्क खानदान ने उनका क्रेडिट चुरा लिया और उन्हें गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया। इवान अपने उसी टूटे फूटे कमरे में कचरे और पुरानी मशीनों से एक अपना आर्क रिएक्टर बनाता है और 2 खतरनाक बिजली वाली चाबुकन तैयार करता है, जो किसी भी लोहे को मक्खन की तरह काट सकती हैं। इधर अमेरिका में टोनी स्टार्क एक अलग ही लेवल पर जी रहा है। वो आसमान से एक चमचमाते सूट में स्टार्क एक्सपो के स्टेज पर कूदता है, जहां हजारों लोग उसके नाम के नारे लगा रहे हैं। टोनी को लगता है कि वो अमर यानी इनविंसिबल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक भयंकर डर से लड़ रहा है। उसके सीने में लगा आर्क रिएक्टर जो उसे जिंदा रखता है, दरअसल उसके खून को जहरीला बना रहा है। इस पैलेडियम पॉइजनिंग की वजह से टोनी की मौत करीब है। वो ये बात किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि पेपर पॉट्स को भी नहीं।
वो बस अपनी मौत से पहले सब कुछ सेट करना चाहता है, इसलिए वो पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बना देता है। अब कहानी में एंट्री होती है टोनी के बिजनेस राइवल जस्टिन हैमर की। हैमर एक ऐसा बिजनेसमैन है जो टोनी जैसा बनना चाहता है, पर उसके पास ना तो दिमाग है और ना ही स्टाइल। वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर टोनी से उसका सूट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उन्हें सबके सामने जलील कर देता है। लेकिन असली धमाका होता है मोनाको में। टोनी अपनी मौत के डर को भुलाने के लिए एक फॉर्मूला 1 रेस में कार चलाने उतर जाता है। तभी बीच ट्रैक पर इवान वैनको यानी व्हिप्लैश सामने आता है। वो अपनी बिजली वाली चाबुकों से टोनी की कार के 2 टुकड़े कर देता है। टोनी के पास उस वक्त कोई सूट नहीं था, लेकिन हैप्पी और पेपर सही वक्त पर एक सूटकेस लेकर पहुंचते हैं, जो दरअसल मार्क 5 यानी सूटकेस सूट होता है। वो उसे पहनकर इवान को हरा देता है, लेकिन पूरी दुनिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि आयरन मैन को भी कोई टक्कर दे सकता है। टोनी की तबीयत अब मजीद बिगड़ जाती है। उसे लगता है कि ये उसकी आखिरी बर्थडे पार्टी है, इसलिए वो आयरन मैन सूट पहनकर नशे में धुत होकर तबाही मचाता है। उसका सबसे पक्का दोस्त जेम्स रोड्स ये सब देखकर दुख और गुस्से से भर जाता है। रोड्स टोनी को रोकने के लिए उसका एक पुराना सूट मार्क 2 पहन लेता है और दोनों दोस्तों के बीच एक भयंकर सूट वर्सेस सूट फाइट होती है। रोड्स वो सूट लेकर एयरफोर्स के पास चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि टोनी अब संभलने लायक नहीं रहा। जब टोनी पूरी तरह हार मान लेता है, तब निक फ्यूरी सामने आते हैं। वो टोनी को बताते हैं कि उसके बाप ने दरअसल एक नए एलिमेंट का रास्ता छोड़ रखा था, जो पैलेडियम का बेहतरीन तोड़ है। टोनी अपने पुराने घर के नक्शों और स्टार्क एक्सपो के मॉडल में ढूंढता है और उसे एक नया एटॉमिक स्ट्रक्चर मिल जाता है। वो अपने लैब में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाता है और एक नया एलिमेंट इजाद करता है। जैसे ही वो इसे अपने सीने में लगाता है, उसका जहर खत्म हो जाता है और उसके सूट की पावर कई गुना बढ़ जाती है। क्लाइमेक्स में जस्टिन हैमर ने इवान वैंको की मदद से ड्रोन्स की एक पूरी आर्मी तैयार कर ली है और रोड्स के सूट को भी वेपन से लोड कर दिया है, जिसे अब लोग वॉर मशीन कह रहे हैं। स्टार्क एक्सपो में इवान सबका सिस्टम हैक कर लेता है और सारे ड्रोन्स और वॉर मशीन को टोनी के पीछे लगा देता है। ब्लैक विडो, जो टोनी की असिस्टेंट बनकर आई थी, दरअसल एक शील्ड एजेंट है। वो हैमर के ऑफिस में घुसकर सबको ढेर करती है और रोड्स का कंट्रोल वापस दिलाती है। आखिर में आयरन मैन और वॉर मशीन एक साथ मिलकर उन सारे ड्रोन से लड़ते हैं। इवान वैंको खुद एक विशाल और ताकतवर सूट में सामने आता है। दोनों दोस्त मिलकर एक डबल रिपल्सर ब्लास्ट करते हैं, जिससे इवान का सूट फट जाता है और वो मारा जाता है। मूवी के एंड में टोनी और पेपर का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। निक फ्यूरी टोनी से कहते हैं कि तुम एवेंजर्स के लिए फिट तो हो, पर तुम्हारा ईगो थोड़ा ज्यादा है, इसलिए फिलहाल तुम सिर्फ हमारे कंसल्टेंट रहोगे। और दोस्तों, आखिरी सीन में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में शील्ड एजेंट कोल्सोन को मिलता है थॉर का हथौड़ा, जो इस बात का सबूत था कि अब एमसीयू में देवताओं की एंट्री होने वाली। दोस्तों, अवेंजर्स की बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद हर कोई सोच रहा था कि टोनी स्टार्क अब सुकून से रहेगा, लेकिन आयरन मैन 3 हमें दिखाती है टोनी का वो चेहरा जो हमने पहले कभी नहीं देखा। कहानी शुरू होती है साल 1999 से, जब टोनी स्विट्जरलैंड में एक पार्टी में होता है। वहां उसकी मुलाकात एक अजीब से साइंटिस्ट एल्ड्रिच किलियन से होती है। टोनी उसे मजाक में छत पर मिलने का कहकर भूल जाता है, लेकिन किलियन पूरी रात उसका इंतजार करता है। टोनी की ये छोटी सी लापरवाही एक ऐसे दुश्मन को जन्म देती है जो आगे चलकर उसका सब कुछ तबाह करने वाला था। अब वक्त बदल चुका है। न्यूयॉर्क में एलियंस और देवताओं को देखने के बाद टोनी को पैनिक अटैक्स आते हैं। उसे हर वक्त डर लगता है कि वो अपनी प्यारी पेपर पॉट्स को बचा नहीं पाएगा। इसी डर की वजह से वो दिन रात पागलों की तरह नए नए सूट्स बनाता रहता है, यानी कि दी आयरन लीजन। उसका नया सूट मार्क 42 एक ऐसी टेक्निक पर काम करता है जहां सूट के टुकड़े उड़ते हुए टोनी के जिस्म पर फिट हो जाते हैं, लेकिन वो अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। टोनी की ये बेचैनी उसकी और पेपर की दोस्ती में दरार डालने लगती है। इसी बीच दुनिया में एक नया और भयंकर टेररिस्ट सामने आता है, जिसे लोग द मैंडरिन कहते हैं। ये शख्स जगह जगह बॉम्ब धमाके कर रहा है और टीवी पर आके अमेरिका को धमकियां देता है। अजीब बात यह है कि इन धमाकों में कोई बॉम्ब मिलता ही नहीं, बस लोग राख बन जाते हैं। जब टोनी का पुराना दोस्त हैप्पी होगन एक ऐसे ही धमाके में बुरी तरह जख्मी हो जाता है, तो टोनी गुस्से में आकर मैंडरिन को अपना घर का पता दे देता है और उसे खुला चैलेंज करता है। नतीजा ये निकलता है कि मैंडरिन के हेलीकॉप्टर्स टोनी के मैलिबू मैंशन को मिट्टी में मिला देते हैं। टोनी मुश्किल से बचता है और उसका सूट उसे लेकर दूर एक बर्फीले इलाके में क्रैश हो जाता है, यानी कि स्ट्रैंडेड इन टेनेसी। वहां टोनी के पास ना पैसा है, ना कोई बड़ा गैजेट और ना ही उसका सूट काम कर रहा है। उसे वहां एक छोटा बच्चा मिलता है, हार्ली। एक बच्चे और अपने दिमाग की मदद से टोनी एक डिटेक्टिव की तरह ये पता लगाने निकलता है कि ये धमाके हो कैसे रहे हैं।
उसे पता चलता है कि एल्ड्रिच किलियन ने एक्सट्रीमिस्ट नाम का एक वायरस बनाया है जो इंसानों को सुपर ह्यूमन ताकत देता है और उनके कटे हुए अंग वापस उगा देता है। लेकिन अगर बॉडी इसे हैंडल ना कर पाए तो इंसान किसी बॉम्ब की तरह फट जाता है। टोनी को असली झटका तब लगता है जब वो मैंडरिन के बेस पर पहुंचता है और देखता है कि द मैंडरिन तो सिर्फ एक फ्लॉप एक्टर है जिसे किलियन ने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए रखा है, यानी कि द मैंडरिन ट्विस्ट। असली दुश्मन किलियन है जो अब प्रेसिडेंट को मारने की साजिश कर रहा है। किलियन पेपर पॉट्स को किडनैप कर लेता है और उसे भी एक्सट्रीमिस्ट वायरस दे देता है ताकि टोनी को मजबूर कर सके। क्लाइमैक्स में जब टोनी के पास कोई चारा नहीं बचता, वो अपना सबसे बड़ा कार्ड खेलता है, द हाउस पार्टी प्रोटोकॉल। अचानक आसमान से टोनी के बनाए हुए सारे 42 सूट्स एक साथ हमला कर देते हैं। समुद्र के किनारे एक भयंकर जंग होती है जहां टोनी एक सूट से निकलकर दूसरे सूट में कूदता है। जब टोनी हारने वाला होता है तो पेपर पॉट्स अपनी एक्सट्रीमिस्ट पावर्स का इस्तेमाल करके किलियन को खत्म कर देती है। मूवी के एंड में टोनी फैसला करता है कि वो अपने सूट्स पर निर्भर नहीं रहेगा। वो अपने सीने से आर्क रिएक्टर निकलवा देता है और अपने सारे सूट्स को आतिशबाजी की तरह हवा में उड़ा देता है। वो साबित कर देता है कि सूट हो या ना हो, वही असली आयरन मैन है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब मारो ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवीज के शॉर्ट रिकैप्स देखने के लिए, और घंटा दबाना ना भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पे दूसरी मूवीज की रिकैप वीडियोस एंजॉय करो।